शाम का धुंध हल्का पूरे शहर पर एक नर्म चादर की तरह फैल चुका था। हवाओं में सर्दी की एक हल्की सी चुभन थी, जैसे मौसम भी किसी पुरानी याद को फिर से जी रहा हो। आदित्य अपनी बालकनी में खड़ा सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे बुझा चुका था, मगर उसके भीतर जो बेचैनी थी वो किसी आग से कम नहीं थी। दिल बार बार उस एक नाम को पुकार रहा था, सानवी। उसे गए हुए महीनों बीत चुके थे, पर हर बीतता दिन जैसे आदित्य की जिंदगी में खालीपन और पछतावे की गहराई बढ़ा रहा था। वो जानता था कि उसने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। जब सानवी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो उसके साथ नहीं था। उसे अपनी जिद, अपने अहंकार और अपने डर ने अंधा बना दिया था। और जब आंखें खुली तो सानवी जा चुकी थी। कमरे में लगे पियानो पर धूल की परत जमी थी, जो कभी सानवी के नर्म हाथों से झंकता था। आदित्य की उंगलियां अनजाने में एक धुन पर फिर गईं, सानवी की पसंदीदा धुन। जैसे संगीत के जरिए वो उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। दूसरी ओर सानवी एक शांत पहाड़ी कस्बे में अपनी नई जिंदगी को आकार दे रही थी। वो अब वहां एक छोटे से स्कूल में बच्चों को म्यूजिक सिखाती थी। उनके मासूम चेहरे, उनकी हंसी और नटखटपन ने उसकी टूटी आत्मा को कुछ राहत दी थी। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, तब उसका दिल पुरानी यादों की गठरी खोल बैठता। आदित्य की आवाज, उसका साथ, उसके सवाल जवाब, उनकी छोटी छोटी बहसें, सब जैसे लौट लौट कर उसे सताते। कभी कभी वो अपने मोबाइल में सेव किए आदित्य के पुराने मैसेज पढ़ती और उन पर मुस्कुरा देती, लेकिन फिर खुद को ही झिड़कती, अब वो बीता हुआ कल है, सानवी। मत लौट इस रास्ते पर दिल कहाँ किसी तर्क को मानता है। एक दिन आदित्य को उसके कॉलेज के दोस्त ऋषभ से एक कॉल आया। भाई, तुम ठीक हो? बहुत दिनों से सुनाई नहीं दिए, ऋषभ ने पूछा। ठीक क्या, बस वक्त जैसे ठहर गया है, आदित्य ने गहरी सांस ली। वो, सानवी की कुछ खबर है? ऋषभ ने हिचकते हुए पूछा। आदित्य का गला सूख गया। नहीं, क्यों, तुम्हें कुछ पता चला है? ऋषभ कुछ देर चुप रहा, फिर कहा, मैं मसूरी गया था। वहाँ एक छोटे स्कूल में गया किसी काम से। वहाँ म्यूजिक टीचर थी, नाम सानवी था। चेहरा वैसा ही था जैसा मैंने इंस्टाग्राम पर तुम्हारे साथ देखा था। आदित्य की सांस जैसे रुक गई। तुम पक्का कह रहे हो? बहुत हद तक। तुम चाहो तो पता कर सकते हो। स्कूल का नाम नवदीप पब्लिक स्कूल है। तुम खुद देख लो। फोन करते ही आदित्य के दिल में तूफान आ गया। उसे लगा जैसे कोई बंद दरवाजा खुलने वाला हो। क्या उसे जाना चाहिए? क्या सानवी उसे फिर से देखना चाहेगी? मगर ये अधूरी कहानी शायद अब मुकम्मल हो सके, अगर वो लौट जाए। 2 दिन बाद पहाड़ियों की ओर जाती हुई एक कार में आदित्य बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, लेकिन कहीं गहरे उम्मीद की एक लौ भी थी। रास्ते के मोड़, पेड़ों की सरसराहट, ठंडी हवाएं, सब कुछ सानवी की याद दिला रहे थे। ये वही वादियां थीं जिनके बारे में सानवी ने कहा था, कभी अकेले आए तो मुझे याद करना। वो अब अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि सानवी को ढूंढने आ रहा था। सानवी उस दिन बच्चों को सारेगामा सिखा रही थी। तभी स्कूल की खिड़की से उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़का। क्या वो सपना देख रही है? वो बाहर आई और वहां खड़ा था आदित्य। तुम? उसकी आवाज कांप गई। आदित्य ने आंखों में सच्चाई लिए कहा, हाँ, मैं हूँ। और इस बार हमेशा के लिए आया हूँ, अधूरी कहानी को पूरा करने। सानवी कुछ कह नहीं पाई। उसके होठों पर चुप्पी थी, लेकिन आंखों में नमी और सवालों का सैलाब था। क्या सानवी उसे माफ करेगी? क्या अधूरी कहानी पूरी होगी? या फिर जिंदगी एक बार फिर उन्हें अलग कर देगी? पिछले भाग में जहां कहानी थमी थी, आदित्य और सानवी की अधूरी मुलाकात ने दोनों के भीतर एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। सानवी की आंखों में आंसू थे और आदित्य की निगाहें जवाब मांग रही थीं। लेकिन इस मुलाकात ने जितना जोड़ने का वादा किया था, उतना ही कुछ अधूरा छोड़ भी गई थी। सानवी की आवाज कांप रही थी, आदित्य, क्या तुम्हें कभी मेरी याद आई? आदित्य ने चुप्पी तोड़ी, हर रोज, हर पल। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पाया। तुम्हें छोड़कर चला गया, बिना कुछ कहे। मैं जानता था कि मैं गलत हूँ, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया था। कौन से हालात, आदित्य? सानवी ने दर्द भरी मुस्कान के साथ पूछा, क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था कि हालात से हार गया? आदित्य की नजरें झुक गईं। मैं खुद से लड़ रहा था, सानवी। पापा की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां, करियर की अनिश्चितता।
मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। सानवी ने गहरी सांस ली। लेकिन एक बार कह देते, एक बार मुझे बता देते, शायद मैं तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती। वो दोनों एक पल को चुप हो गए। हवा की सरसराहट में जैसे बीते सालों की चीखें घुल गईं। कुछ दूर बैठी रिद्धिमा सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी थी, लेकिन शिकायत नहीं। वो जानती थी कि सानवी आदित्य की जिंदगी का वो हिस्सा है जो आज भी अधूरा है। रिद्धिमा उनके पास आई और सानवी की ओर देखकर बोली, तुम्हारा नाम सानवी है ना? सानवी ने सिर हिलाया। रिद्धिमा ने हल्की मुस्कान दी, मैं आदित्य की मंगेतर हूँ, लेकिन मैं उसके अतीत से नहीं लड़ सकती। अगर तुम उसकी अधूरी कहानी हो तो उसे मुकम्मल करो। मैं उसे मजबूरी में नहीं, खुशी से छोड़ सकती हूँ। अगर वो तुम्हारे साथ खुश रहता है। सानवी हैरान थी। ऐसी संवेदनशीलता की उसने उम्मीद नहीं की थी। आदित्य ने तुरंत रिद्धिमा की ओर देखा। रिद्धिमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ, हमारी शादी? रिद्धिमा ने बीच में टोका, शादी से पहले सच्चाई जान लेना जरूरी होता है आदित्य। अगर तुम्हारा दिल अब भी सानवी के पास है तो मुझे धोखे में रखकर रिश्ता मत निभाओ। आदित्य और सानवी दोनों अवाक रह गए। रिद्धिमा की बातों ने जैसे दिल की परतों को छू लिया हो। रात के अंधेरे में सानवी अकेली खड़ी थी, स्कूल की उस पुरानी दीवार के पास जहां उन्होंने कभी अपना नाम लिखा था, आज ओरसा इक्वल्स हमेशा। उसने उंगलियों से नाम को फिर से छुआ, और उसी पल आदित्य उसके पीछे आ खड़ा हुआ। ये दीवारें अब भी गवाह हैं हमारे वादों की, आदित्य ने धीमे से कहा। सानवी ने आंखें भरकर कहा, वादे टूट गए थे आदित्य, टूटे थे, लेकिन अब मैं उन्हें फिर से निभाना चाहता हूँ। आदित्य की आंखों में सच्चाई थी। सानवी ने सवाल किया, तो क्या आप सब कुछ छोड़कर लौट आओगे? अगर तुम कहो तो हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस बार हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करें, अकेले नहीं, साथ में। सानवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह वही पल था जिसका इंतजार उन्होंने सालों से किया था। वह अधूरी कहानी अब पूरी होने को थी। कुछ दिन बाद सानवी और आदित्य की फिर से सगाई की खबर गांव में फैल गई थी। रिद्धिमा अपने नए जीवन की शुरुआत के लिए दूसरे शहर चली गई थी और जाते हुए एक चिट्ठी छोड़ गई थी। प्यार अगर सच्चा हो तो उसे मुकम्मल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है। रिद्धिमा। शादी के मंडप में सानवी और आदित्य की मुस्कुराहटों ने हर अधूरे पल को पूरा कर दिया था। गांव की वो हवेली जहां कभी तन्हा लम्हों की गूंज थी, अब खुशियों की आवाज से भर गई थी। अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन जिंदगी की किताब में अभी और पन्ने बाकी थे।